नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी का जो है लगातार कमेंट आ रहा है कि सर सेमेस्टर 5 का जो है हिस्ट्री ऑनर्स का जल्दी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना। लगभग 200 से प्लस कमेंट्स आ चुके हैं। आप लोगों को पता है जो मेरा रास्ता है काफ़ी कठिन है, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता है, समय का बड़ा अभाव होता है। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया है, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, ये प्यार और सपोर्ट जो है वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है। और मैं इस बार जो है पहले ही की तरह ही आपको कंप्लीट सेमेस्टर 5 का पीडीएफ नोट्स भी दूंगा और जो है सारा वीडियो भी देने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोर्स को कंप्लीट करवाना मेरा जिम्मेदारी है, केवल आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए। तो चलिए बिना देर किए जो है हम लोग आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ सेमेस्टर 5 में जो है हिस्ट्री ऑनर्स में आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करें। आपको सबसे पहला जो प्रश्न लिखना है वो है कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर के बारे में आपको बताना है कि बाबर ने कैसे जो है मुग़ल बादशाह जो था बाबर, उन्होंने कैसे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। वह कहाँ के व्यक्ति थे, उनका जन्म कब हुआ था, इन सभी मुद्दों पर जो है हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। ये वर्तमान में जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है ना। इसी प्रकार से जो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यानी आपको अगर प्रश्न पूछे कि बाबर का पूरा नाम क्या था एमसीक्यू में, तो आपका जवाब देना है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसी प्रकार से जो है इनका पिता का नाम जो था वो था उमर शेख मिर्ज़ा। इनकी माता जो था वो कुतलुग निगार खानम जो चंगेज़ खां के वंशज से थी। इनके माता जो थी वो चंगेज़ खान के वंशज से थी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमने इसके बारे में बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा आपको बताते हैं कि बाबर ने जो है भारत में कितने युद्ध लड़े थे और किस प्रकार से जो है भारत में इसकी सत्ता स्थापित हुई थी। तो बाबर के जो है महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ हम लोग देखते हैं। पहला जो इसका युद्ध था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। आप सभी को पता होगा कि जो पानीपत का युद्ध था वो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत काल में था, इब्राहिम लोदी उसके बीच और जो है बाबर के बीच लड़ा गया था यह युद्ध, है ना। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो इस प्रकार से जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जो है जीत हो जाती है। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा युद्ध था वो था खानवा का युद्ध, है ना। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत होती है। दूसरा युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध था। इसमें राणा सांगा को जो है इन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद जो है तीसरा है कि चंदेरी का युद्ध। तो इसका जो है कब लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध? तो 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध में जो है कौन जीत जाता है? तो यह युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। मेदिनी राय कौन था? तो आगे जो है इस शासक के बारे में भी डिटेल में बताने वाले हैं। बाबर को जो है इन सभी राजाओं ने भारत आने का आमंत्रण दिया था ताकि दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके फिर वापस लौटकर चला जाए। उसके बाद मेदिनी राय, राणा सांगा ये सब जो है वहाँ पर शासन करेगा, लेकिन इसका अपोजिट हो गया। बाबर यहाँ आया तो यहाँ से वापस लौटना नहीं चाहता था। बाबर चाहता था कि यहीं पर जो है साम्राज्य स्थापित कर ले। भाई उतना दूर से आ रहा है फरगाना उज्बेकिस्तान से, उसका कहीं साम्राज्य का ठिकाना नहीं था। युद्ध लड़ते लड़ते हार चुका था वो, तो लास्ट में अगर यहाँ पर उसको मिल रहा था सत्ता तो आखिर क्यों नहीं स्थापित करेगा। यही कारण है बाबर को जब राणा सांगा, मेदिनी राय इन सभी लोगों ने वापस जाने के लिए कहा तो नहीं गया। इन लोगों के बीच युद्ध हो गया। आगे हम आपको डिटेल में बताते हैं। उसके बाद चौथा जो इसका युद्ध था साथियों वो था घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ाया गया था। यह था अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। बाबर ने जितने के जितने युद्ध लड़े सभी में वो जो है विजय प्राप्त किए। घाघरा का जो युद्ध होता है इसमें जो है अफगान के जो शासक थे, है ना, उसके कुछ सैनिक थे और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है
अफगानों को इन्होंने पूरी तरह से नाश कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया। तो चलिए साथियों, ये था इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैं आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं, आपको आंसर में कैसे लिखना है। जितना भी प्रश्न आपको बताया है ये MCQ में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। परिचय है कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था, जो वर्तमान समय के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश से था। साथियों, जितना मैं आपको 4 पॉइंट बताया ना, इसी के आधार पर हमने पूरा आंसर को ही लिख दिया है ना। तो आप अगर अपने से प्रयास करना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो मेरा साथ एक बार आप देख लोगे तो आसानी से लिख पाओगे, है ना। तो वही हमने बताया कि बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगाना हुआ था, जो वर्तमान समय के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इनका पूरा नाम आपको बताया था कि जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश से ताल्लुक रखता था, है ना। तथा इनकी माता चंगेज खान के वंशज से था। भैया बहुत खतरनाक वंशज से ये था, है ना, जिसके कारण बाबर अपने आप को चंगेज खान के वंशज बताते हैं। इनके पिता की मृत्यु अचानक हो जाती है। उस समय बाबर कितना साल का था? तो उस समय जो है बाबर मात्र 12 वर्ष का था, और 12 वर्ष में जो है अपने परिवार की जिम्मेदारी को इन्होंने संभाला। आप समझ सकते हो कि कोई अगर 12 साल का लड़का है, उनके पिताजी मर गया है, तो उन पर क्या बीतेगा। उनका जो साम्राज्य होगा तो छीन ही जाएगा, है ना। इनके पिताजी का जो साम्राज्य था वो छीन ही गया, और सारी जिम्मेदारी जो है इन पर आ गई थी। उसके बाद हम लोग पॉइंट यहाँ बनाएंगे कि विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपको हेडिंग बनाना भी यही है, और आपको प्रश्न में भी यही पूछा गया। आप ध्यान रखना, जो प्रश्न में पूछा जाता है आप अगर उस हेडिंग को बनाते हो तो आपको सही नंबर मिलता है ना। सबसे पहला इसमें जो हेडिंग बनाना है आपको वो है बाबर द्वारा साम्राज्य निर्माण में भूमिका, यानी कि बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसमें क्या उनका भूमिका रहा था, इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं कि बाबर द्वारा साम्राज्य निर्माण की शुरुआत फरगाना से होता है। ये कहानी टाइप पर है थोड़ा, तो आप इस कहानी को थोड़ा सा अच्छे से समझना। जब इनके पिता की मृत्यु अचानक हो जाती है, उस समय बाबर कितना वर्ष का था? तो 12 वर्ष का था। कौन? बाबर। और 12 वर्ष की आयु में ही बाबर ने जो है फरगाना साम्राज्य को जीत लिया था। भैया, इन्होंने फरगाना साम्राज्य को 12 ही वर्ष में जीत लिया था, लेकिन वहाँ अधिक दिनों तक इनका राजपाट नहीं चल पाया। आखिर क्यों नहीं चल पाया? जिसके बाद 1502 ईस्वी में बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल को जीता। वहाँ नहीं चल पाया, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा था अपने ही वंशज में, अपने ही साम्राज्य को बंटवारा करने के लिए लड़ाई या एक प्रकार से कलह चल रहा था। वैसे स्थिति में यह इतना कम उम्र का था, जिसके कारण वहाँ पर अपनी सत्ता को नहीं बचा पाया। इनके पिता का साम्राज्य जो है कहाँ था? तो समरकंद और गजनी में अन्य शासकों को जीत लिया था। इनके पिताजी जो है समरकंद और गजनी के जो क्षेत्र थे, है ना, उन क्षेत्रों को जो है जीत लिया था और वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था को चला रहा था। इसके बाद इन्होंने अपने पिता के साम्राज्य समरकंद और गजनी को पुनः कुछ समय के लिए जीत लिया, लेकिन बाद में यह राज्य भी छिन गया। प्रारंभ में जो है अपने पिता के साम्राज्य पर इन्होंने शासन चलाया, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा था, बहुत अधिक युद्ध होता था साम्राज्य को लेकर, जिसके कारण उनका साम्राज्य वहाँ पर छिन गया, क्योंकि यहाँ के सभी शासकों के बीच वापसी विद्रोह चल रहा था, जैसे कि हमने बताया, जिसके कारण ही बाबर इन सभी राज्यों को विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बाबर यहाँ पूरा संघर्ष कर रहा है कि किसी भी तरह से अपनी सत्ता को यहाँ पर स्थापित कर ले। उसके बाद है कि जिसके कारण जो भी राज्य को जीता था यहाँ पर वह सभी राज्य छीन गया। जब इनको रहने का कोई स्थान नहीं मिलने लगा तो इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का सोचा। इसके बाद 1519 ईस्वी में बागौर पर आक्रमण करके भेरा का जो किला था उसको जीत लिया, और इसी प्रकार से बाबर का भारत में आगमन हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों, जैसे कि बाबर का जब पूरा साम्राज्य छिन गया, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, कहाँ जाए आखिर। तो ऐसे स्थिति में इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने जो है सोचा कि अगर हम किसी और क्षेत्र में जाके अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं तो शायद हमको सफलता मिल सकती है। और इसको सोचते हुए उन्होंने 1519 ईस्वी में बागौर पर आक्रमण कर दिया और भेरा का जो किला था उसको जीत लिया इन्होंने, है ना। और इस प्रकार से भारत में जो है बाबर का आगमन हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है कि बाबर का भारत आने का कारण।
यानी कि बाबर का जो है भारत आने का क्या रीज़न था, ये मेन पॉइंट है आपको समझना। जब बाबर मध्य एशिया में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया तो उसकी नज़र कहाँ पड़ा, भारत पर पड़ा। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, जैसे कि हमने आपको हेडिंग में ही बताया था स्टार्टिंग में कि उस समय जो है भारत में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। ये कौन थे, तो ये दिल्ली सल्तनत का शासक थे, लोदी वंश का शासक थे। कौन, इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी से इनके चाचा आलम खान खुश नहीं थे। भैया ज़रूर ये बात है कि आप अगर कामयाबी पर पहुंचते हो तो आपके जो अड़ोस पड़ोस है, ख़ास तौर पर आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपका फैमिली है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। उसी प्रकार से जो इनका चाचा थे वह इनसे खुश नहीं थे। जो इनके चाचा थे उनका कहना था कि हम शासक बने, वहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासक इसका चाचा बनना चाहता था। आलम खान दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन इब्राहिम लोदी के होते हुए यह सुल्तान नहीं बन पाया, है ना। जब शासक नहीं बन पाया तो इसी कारण से आलम खान और इनके दोस्त दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खान, उन्होंने, और उनके जो दोस्त थे दौलत खान, उन्होंने भारत आने का न्योता दे दिया। और उधर से वो ताक में बैठा हुआ था कि कब हमको मौका मिल जाए कहीं पर साम्राज्य स्थापित करने का। वह यहाँ पर आ गया। बाबर को यह न्योता काफ़ी पसंद आया। भैया कैसे नहीं पसंद आएगा, उसको जो साम्राज्य चाहिए था। बाबर को यह बात अपने फायदा की लगी, जिसके कारण ही बाबर ने दिल्ली में अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए चल दिया। इसी प्रकार से बाबर भारत में आया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की युद्ध लड़ी, जो 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, है ना। इसमें जो है इब्राहिम लोदी का पराजय हो जाता है और बाबर यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन बुलाने का काम जो है इनके चाचा जी ने किया था, यहाँ पर समझ सकते हो। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट बनाना है प्रथम पानीपत का युद्ध। प्रथम पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। प्रथम पानीपत के युद्ध में आलम खान और दौलत खान ने बाबर को लड़ाई के लिए बुलाया था। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध था उसमें इनके चाचा जी जो थे दौलत खान और इनका चाचा जी के एक दोस्त थे, उन्होंने मिलकर जो है बाबर को लड़ाई के लिए बुलाया था, ताकि जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देगा और यहाँ पर साम्राज्य छोड़कर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है इनकी सत्ता स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा राणा सिंह ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। भैया इब्राहिम लोदी पर काफ़ी लोग पड़े हुए थे, है ना, सबको इनकी सत्ता की पड़ी हुई थी। इन तीनों ने मिलकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश रचा, है ना, जिसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। जब आपका 3 सपोर्टर हो जाएगा, 3 शासक आपका साथ हो जाएगा और आप अकेले रहोगे, आपके पीछे जो है पूरा षड्यंत्र रच देगा, तो आप आसानी से पराजित हो सकते हो। इब्राहिम लोदी खुद को हारता देखकर आत्महत्या कर लिया। भैया इन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आलम खान और दौलत खान को लगा कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़कर वापस चला जाएगा, जो इन सब का जो है बहुत बड़ा गलती था। लेकिन इसका उल्टा हुआ, बाबर ने भारत में ही अपनी साम्राज्य फैलाने की ठान लिया, जिसके कारण ही पुनः बाबर और राणा संगा के बीच खानवा की लड़ाई हुई, है ना। तो यहाँ पर समझ सकते हो कि पहले जो है इन्हीं लोगों ने उनको न्योता देके बुलाया, उनको न्योता काफ़ी पसंद आया, है ना। और जब यहाँ पर आया तो दौलत खान जो था, जो आलम खान था, इन सभी ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रच के उनको तो पराजित करवा दिया, लेकिन इनका जो है इन पर भी भारी पड़ गया। इन लोग सोचते थे कि बाबर यहाँ पर आएगा, युद्ध लड़ के और यहाँ पर जो है वापस फिर चला जाएगा। ऐसा कौन करेगा, इनको उतना समझ नहीं थी, है ना। तो उन्होंने जो है जो सोचा वैसा नहीं हुआ। बाबर यहाँ आने के बाद वापस जाना ही नहीं चाहता था। उन्होंने ठान लिया था कुछ भी हो, अब यहीं पर हम अपनी साम्राज्य को स्थापित करेंगे भैया। उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। जब बाबर जो है वापस लौट के नहीं गया तो जो इनको वापस यहाँ पर बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, उन्हीं के बीच अब टकराहट होगी, है ना। तो यहाँ पर और संघर्ष आप देखो, इसमें खानवा की लड़ाई लड़ी जाती है। पानीपत की जीत के बाद बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं हुआ था। एक युद्ध लड़ने से थोड़ी ना मजबूत हो जाता है स्थिति, है ना, क्योंकि जिन लोगों ने बाबर को भारत बुलाया था वह चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाद में वापस चला जाएगा। कोई मूर्ख थोड़ी ना भैया कि इतना बड़ा साम्राज्य को जीत के फिर वापस चला जाएगा।
लेकिन युद्ध के बाद बाबर यहाँ से जाने के बजाय भारत में ही अपने साम्राज्य को स्थापित करने की ठान लिया। जैसे कि हम आपको बताए थे कि बाबर ने जब यहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, तो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। उन्होंने ठान लिया कि अब हम तो भारत में ही अपनी साम्राज्य को स्थापित करेंगे। राणा सांगा ने भी बाबर को भारत से जाने के लिए कहा, लेकिन बाबर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। जिन लोगों ने बाबर को यहाँ बुलाया था न्योता देकर, उन्होंने कहा कि आप तो जीत चुके हो, भले आप कुछ संपत्ति ले लो, लेकिन यहाँ से आप चले जाओ। लेकिन बाबर जाना नहीं चाहता था, जिसके कारण 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। जब बाबर वापस नहीं जाना चाहता था तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ? तो राणा सांगा के बीच हुआ और बाबर के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। राणा सांगा की हार इसलिए होती है क्योंकि यह माना जाता है कि इन लोगों के पास तलवारें थी, धनुषें थी, जो भी था इनके पास, लेकिन बाबर के पास तोप था, तोप। और जहाँ एक तोप मार दिया वहाँ सब उड़ के इधर उधर बिखर जाता था। यही कारण था कि बाबर हारता नहीं था। यह माना जाता है कि राणा सांगा इस युद्ध को जीतने ही वाला था, लेकिन बाबर के सेना के पास तोप था, जो बताएं आपको हम, तोप था। तोप के पीछे किसका चलता है, जिसके कारण राजपूत के सैनिकों पर भारी पड़ गया और राणा सांगा का बाबर ने हरा दिया। राणा सांगा को किसने हरा दिया? बाबर ने हरा दिया। इस हार के बाद राणा सांगा ने अपने आप को हारता देखकर अपमानित होकर खुदकुशी कर लिया। यही तो गलती की है भैया, जब हारता देखकर जो है इन्होंने खुदकुशी कर लिया राणा सांगा ने। बाबर को और अधिक शक्ति मिली और धीरे धीरे यह जो है भारत में ही रहकर अनेक क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य को फैलाने में लग गया। देखो, इसके रास्ते में जितने भी लोग आएंगे ना, उनको क्लियर करते जाएगा ताकि यहाँ पर एक मजबूत सत्ता स्थापित कर सके। इनके पास तोप था, सैनिक भी थे, इसके कारण से इनको सफलता भी मिल रही थी। मान लो एक तरह से जो है इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी थी, है ना, सेना में तोप वगैरह था, इसलिए यह जीत जाता था युद्ध। पांचवा है घाघरा का युद्ध। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया था। अफगान जो थे सरदार इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में जो है बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था। ऐसे में बाबर का जो एक विरोधी बच गया था, वह मात्र यही बच गया था। कौन? अफगान के लोग। बाबर ने 1529 ईस्वी में बिहार और अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के सैनिकों को पूरी तरह से कुचल दिया, है ना। महमूद लोदी के जो सैनिक थे, 1529 ईस्वी में बाबर ने उसके विरुद्ध युद्ध करके और सारे सैनिकों को कुचल दिया, क्योंकि इनका रास्ता साफ था, इनका लक्ष्य साफ था कि इनको समाप्त करो और यहाँ पर भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करो। इसी कारण से इन्होंने, अगर इनका कोई विरोध करने वाला मात्र कोई बच गया था तो अफगान लोग बच गया था, अफगान शासक सरदार, तो इन्होंने उनको पहले जो है क्लियर करने का सोचा। बाबर द्वारा घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध था, जिसमें जल और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। समझ रहे हो ना आप, जल और थल दोनों जगह पर यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध के बाद बाबर की सत्ता भारत में मजबूत हो गया था। अब इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। बाबर ने अपने पूरे जीवन में युद्ध लड़ते ही रहा, कभी भी इन्हें आराम के जीवन नसीब नहीं हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि बाबर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अपने जीवन भर युद्ध लड़ते रहा। इनको कभी सुख या कभी जीवन में आराम नसीब नहीं हुआ। जब कोई साम्राज्य स्थापित करना पड़े तो उसको आराम कहाँ होता है ना। इंसान अगर कोई गरीब होता है तब अपने मेहनत से आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी तो आगे बढ़ पाता है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत अधिक संघर्ष किया। बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह एक महान सेना नायक था। इन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी तथा तलवार चलाने में काफी योग्यता प्राप्त था। इस प्रकार से बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। यहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है। बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद अगला शासक इनका बेटा हुमायूं बनता है। बाबर जो है धीरे धीरे इन सभी शासकों को पराजित करके और भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया। इनके बारे में कहा जाता है कि एक सेना कमांडर था, सफल सेना कमांडर था, योग्य था, घुड़सवारी इनको आता था, निशानेबाजी बेहतर तरीके से आता था, तलवार चलाने में इनको काफ़ी योग्यता प्राप्त था, जिसके कारण जो है इनको सफलता मिलते ही जा रही थी।
इनका मृत्यु भी हो जाता है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, जिसके बाद इसका पुत्र जो है हुमायूं मुगल बादशाह बनता है। तो यहाँ पर आंसर समाप्त होता है साथियों, लेकिन बाबर के बारे में थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ, है ना, ताकि और इसके बारे में जानकारी आपको मिल सके। बाबर के बारे में कहा जाता है, उनका जो आत्मकथा है ना, उन्हीं से यह जानकारी मिलता है। आप सभी ने यह तो कहानी सुना होगा कि मुगलों के जितने भी शासक थे काफ़ी रंगीले थे, काफ़ी अय्यासी थे, है ना, आखिर बादशाह थे भाई, तो वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी उन लोगों के लिए। इवन बाबर की जो है 11 पत्नियाँ थी। भैया यहाँ पर एक संभाला नहीं जाता है, लेकिन 11 पत्नियाँ रखता था, शासक था ना। लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि बाबर के बारे में कहा जाता है, इनका जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, है ना। तो उसमें इन्होंने लिखा था कि बाबर जो था वह समलैंगिक प्रेम में जो है पागल था। समलैंगिक मतलब एक 17 वर्षीय युवक के प्रेम में पूरी तरह से ये पागल था, है ना, जिसका नाम बाबरी था। यह कहा जाता है कि जब पहली बार बाबर जो है उस युवक को देखा था तो काफ़ी उसके प्रति अट्रैक्शन हुआ था। इन्होंने अपने आत्मकथा में यह भी बताया है कि जब पहली बार बाबर बाबरी को देखता है, उस युवक को देखता है, तो काफ़ी उसका अट्रैक्शन हो जाता है उसके प्रति। आज तक जितने भी रानियों से मिला था, जितने भी औरतों से मिला था, उतना आज तक बाबर का जो है अट्रैक्शन नहीं हुआ था। इतना अट्रैक्शन हो गया था उनके पीछे। जब बाबरी जो है बाबर के समीप जाता था तो यह माना जाता है कि बाबर का जो है जुबान लड़खड़ा जाता था, वह कुछ बोल नहीं पाता था। भैया आप जब पहली बार प्रेम में पड़ते हो तो आप समझ सकते हो स्थिति क्या होती है। आप बोलना कुछ चाहते हो और बोल कुछ देते हो, है ना, ऐसा तो होता है ना। आप बोलना कुछ चाह रहे हो और बोल कुछ रहे हो। तो इसी प्रकार से बाबर के साथ होता था। वो इतना ज़्यादा उसके प्रति अट्रैक्शन था कि बोलना कुछ चाहता था और बोल कुछ देता था। बाबरनामा में यह भी जानकारी दिया गया कि बाबर एक समय ऐसा आया जो उस युवक के लिए अपनी रानियों से भी तलाक लेने के लिए तैयार हो गया था। आप समझ सकते हो कि कितना प्रेम था उसके प्रति। बाबर ने जो है उस युवक को घुड़सवारी सिखाया, अपने साम्राज्य में ऊंचे पदों पर रखा, और जब यवद की ओर जो है साम्राज्य बढ़ाने के दौरान उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है ना, बाबरी का, जिसके कारण उस समय बाबर के लिए एक सदमे से कम नहीं था भैया। यह माना जाता है कि 1528 ईस्वी में जब अवध साम्राज्य की ओर बढ़ा तो उस दौरान जो है कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त किया, और उस विजय के खुशी में जो है एक वहाँ पर मस्जिद बनाया अयोध्या में, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद जो था वो किसके नाम पर रखा गया था? तो हमने जहाँ तक पढ़ा वहाँ से पता चला कि वह नाम भी जो है बाबर ने अपनी प्रेमी यानी कि उस युवक बाबरी के नाम पर जो है उसका नाम रखा था। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा उनके प्रति प्रेम था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसे लगा? आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो 7 नवंबर को आने वाला है।